स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द रसिया और यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज़ में कन्फ्लिक्ट को मोर देन 3 ईयर का समय है वो हुआ है। कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा डायरेक्टली टॉक्स को कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट जो टॉक्स हैं वो कंडक्ट हुई हैं तुर्की का जो सिटी है इस्तांबुल, वहाँ पे इन टॉक्स को कंडक्ट किया गया। आउटकम है वो क्या रहा? आउटकम यही रहा है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जिनको कि कंट्रीज़ के द्वारा कैप्चर किया गया है, डिटेंड किया गया है और जिनके हेल्थ कंडीशंस हैं वो बेटर सिचुएशन के अंदर नहीं हैं, उनको यहाँ पे रिलीज है वो किया जाए। अगर हम रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करें तो रिसेंटली आप देखिए कि यूक्रेन के द्वारा क्लेम किया गया है कि उनके द्वारा रसिया के 40 के आसपास जो वॉर प्लेन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है ड्रोन अटैक के थ्रू में। ड्रोन एक न्यू वॉरफेयर का टेक्निक है जो प्रेजेंट समय का जो बैटल्स हैं उसके अंदर में, जिसको कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी रीड किया है। स्टूडेंट्स ये जो अटैक्स इनके द्वारा बताए गए हैं कि ड्रोन अटैक के अंदर में जो वॉर प्लेन्स को डिस्ट्रॉय किया वो आर्कटिक के रीजन के अंदर में सिचुएटेड थे। सर्बियन जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड थे और रसिया का जो फार ईस्ट का रीजन है वहाँ पे भी बताया गया है कि उस एरिया के अंदर भी ड्रोन के थ्रू इनके द्वारा अटैक है वो किया गया। एक तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, फार ईस्ट का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है और वॉर सिचुएशन के अंदर में जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में क्लेम्स हैं उसको कैरी आउट करते हैं। काफ़ी सारा जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका भी प्रेजेंस आपको वॉर सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रेजेंट जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में था। ड्रोन के अगर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो स्पाइडर वेब नाम का जो ड्रोन है वो बताया गया है जो जिसके थ्रू ये जो अटैक्स हैं वो हुए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे टर्की के बारे में मेंशन है। तो स्टूडेंट्स जो यूक्रेन का जो सदर्न पार्ट है, सपोज कीजिए यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे आपको ब्लैक सी देखने के लिए मिलेगा और आप देखिए कि यहाँ पे इनका एक पेनिनसुलर रीजन है जिसको कि हम क्रीमिया पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। ब्लैक सी का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे जो टर्की है वो सिचुएटेड है। टर्की का जो मेजरली पार्ट है वो आपको एशिया के अंदर हुआ करता है और इसको एशिया माइनर के नाम से भी जाना करते हैं। और आप देखिए कि एक इसका जो पार्ट है वो यूरोप के साउथ ईस्ट पार्ट का जो एक्सटेंशन हुआ करता है जहाँ पे इस्तांबुल नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। यहाँ से एक स्ट्रेट निकलता है जो कि सी ऑफ मरमरा है उसके साथ में कनेक्ट करता है ब्लैक सी को। स्ट्रेट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्ट्रेट का जो नेम है वो है स्टूडेंट्स बोस्फोरस स्ट्रेट। बोस्फोरस स्ट्रेट है और इसी बोस्फोरस स्ट्रेट के बैंक के ऊपर में इस्तांबुल है वो सिचुएटेड है। तो ये आपको इस्तांबुल का लोकेशन ज़रूर से पता होना चाहिए। ब्लैक सी किस तरीके से जो अदर वाटर बॉडीज़ के साथ में कनेक्टेड है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो स्ट्रेट हैं जैसे कि आप देखिए कि जो क्रीमियन पेनिनसुला है उसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सी ऑफ अजोव है वो सिचुएटेड है। सी ऑफ अजोव सिचुएटेड है और ये किस स्ट्रेट के साथ में कनेक्टेड है? ब्लैक सी ऑफ अजोव। यहाँ पे आपको कर्च स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट है, उसके थ्रू ये कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में। प्रेजेंट डेवलपमेंट है जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर के एक्सचेंज के बारे में है और तुर्की के वहाँ पे इस्तांबुल सिटी में डिस्कशन है वो हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से है। लैंडस्लाइड और हैवी रेनफॉल है वो ऑब्जर्व किया गया वहाँ पे। अब सिक्किम के वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें हमारी डिफेंस फोर्सेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके वहाँ पे डैमेज को बताया गया। कुछ सोल्जर्स हैं उनका भी वहाँ पे जो डेथ है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये नेचुरल डिजास्टर्स कंडीशंस हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखने के लिए मिले हैं। नागालैंड के वहाँ पे जो NH सेकंड है उसके वहाँ पे जो लैंडस्लाइड का सिचुएशन क्रिएट हुआ जिससे उसका जो कनेक्टिविटी है अदर पार्ट्स के साथ में डिस्टर्ब है वो हुआ है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो रेनफॉल का जो सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, क्या ये मानसून का रेन है? तो आप देखिए कि मानसून का रेन नहीं है, ये प्री मानसून कंडीशन के दौरान में ही इस तरीके से जो डैमेज है वो वहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दो न्यूज़ हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है जो कि आपको मेन पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसके बारे में बताया गया कि इन्फ्लेशन की वजह से और हमारा इंडिया और पाकिस्तान की वजह से जो कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ था
उसकी वजह से यहाँ पे जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर में जो डिक्लाइन है वो ऑब्जर्व किया गया है मई के मंथ के समय में। इन्फ्लेशन भी एक रीजन है। इन्फ्लेशन के अलावा स्टूडेंट्स आपको जो वॉर सिचुएशन या कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एफडीआई के बारे में है, जो अदर कंट्रीज से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ करता है, क्या उसके अंदर में किसी तरीके का डिक्लाइन आया है। आरबीआई का जो मंथली बेसिस पे जो बुलेटिन्स निकला करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स को कोट करते हुए बताया गया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में वन काइंड ऑफ आपको स्टैग्नेशन है, वन काइंड ऑफ जो डिक्रीज है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया का जो क्या एफडीआई फ्लो है उसके अंदर भी कुछ डिक्रीज हुआ है। तो आप देखिए एफडीआई फ्लो है वो तो बेटर कंडीशन के अंदर में है। अगर हम यहाँ पे फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जीडीपी रेशियो को डिस्कस करें तो अर्लियर 3.1% हुआ करता था, जो अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में 2.1% है उसको ऑब्जर्व है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आपको इस आर्टिकल को ज़रूर से रीड करना चाहिए। समय के साथ में आपको लिटिल बिट सिचुएशंस पता होनी चाहिए कि एफडीआई का फ़्लो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जहां पे हमारे कंट्री के द्वारा जो एफडीआई का आउटफ्लो है वो हुआ करता है, जिसमें आपको बेसिकली मॉरिशस है, सिंगापुर है, वो कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन गाजा के बारे में है। आप देखें कि जो गाजा स्ट्रिप है जहां पे हमास का डोमिनेटेड है, उसी एरिया के अंदर में लास्ट 2 मंथ के अंदर में किसी भी तरीके का जो एड सप्लाई है जो उनको सपोर्ट के लिए जो वो यहाँ पे नहीं एंट्री होने की वजह से फेमाइन का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया फेमाइन का सिचुएशन के अंदर में है। मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स उसी के कैंप के अंदर में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो लाइन है उसको यहाँ पे शो किया गया है। स्टूडेंट्स अभी हमने टर्की के बारे में डिस्कस किया, अभी हमने यहाँ पे गाजा के बारे में डिस्कस किया। क्या ये जो रीजन्स हैं वो मेडिटेरियन के साथ में कनेक्टेड हैं? यस स्टूडेंट्स, ऑल रीजन्स हैं वो मेडिटेरियन के साथ में कनेक्टेड हैं। टर्की का जो यहाँ पे जो साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर में कनेक्ट करने वाला एरिया है, इस्तांबुल सिटी है, उसको मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन का ही पार्ट है वो माना करते हैं। हमारी जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनका एक ब्लॉक है जिसको कि इंडिया ब्लॉक का नाम दिया गया था उनके द्वारा। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर का जो अटैक सिचुएशन है, पहलगाम टेरर अटैक है, उसके बाद में इंडियन फोर्सेज का जो एक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग में एक पार्लियामेंट्री सेशन का उनका एक डिमांड है। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस करते हुए बताया गया कि अपोजिशन का डिमांड है कि पार्लियामेंट्री एक सेशन कंडक्ट हो, उसके अंदर में गवर्नमेंट अपने एक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे। तो ये यहाँ पे जो डिस्कशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि कोविड-19 के केसेज हैं वो आए हैं। आपको भी अपने जो किसी भी तरीके का जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने का ज़रूरत है जो बताई गई हैं हेल्थ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि स्टूडेंट्स समय के साथ में जो केसेज हैं, न्यू काइंड ऑफ वेरिएंट है उसके केसेज हैं वो इंक्रीज़ देखने के लिए मिले हैं। अब आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे एक मूवी के बारे में है, जो मूवी से रिलेटेड जो यहाँ पे पर्सन है उनके द्वारा कुछ रिमार्क किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे कि कौन सा लैंग्वेज है वो ओल्ड है। उनके द्वारा इस तरीके से लैंग्वेज रिमार्क की वजह से कुछ जो डिफरेंसेज हैं वो क्रिएट हुए हैं। हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के अंदर में कि आपको हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो लैंग्वेज है जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में बोला करते हैं, जैसे कि आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे तमिल बोला करते हैं, केरल के वहाँ पे मलयालम बोला करते हैं, कर्नाटका के वहाँ पे कन्नड़ा है, तुलु लैंग्वेज भी एक बोला करते हैं वहाँ पे। वैसे मेनली आप देखिए कि कन्नड़ा लैंग्वेज है और तेलुगु लैंग्वेज आपको आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये जो 4 हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो लैंग्वेज है, 4 का 4 लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है। क्या ये ऑल 4 लैंग्वेज हैं जो शेड्यूल लैंग्वेज का भी पार्ट है? यस स्टूडेंट, शेड्यूल लैंग्वेज का भी ये पार्ट है जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अंदर में मेंशन किया गया है। क्या स्टूडेंट्स इसके अलावा भी क्लासिकल लैंग्वेज हैं? यस, हमारा गवर्नमेंट के द्वारा 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिनको कि लास्ट ईयर ही आप देखिए स्टेटस ग्रांट किया था। और इसके अलावा ओडिया है, संस्कृत है, जो तो ओल्ड आपको क्लासिकल लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा। नया जो 5 लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया वो कौन सा है? पाली है, प्रकृत है। प्रकृत किस जो डायनेस्टी है उनका ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था? सातवाहना डायनेस्टी का ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था। और हु वाज द पर्सन दैट वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? जिन कौन था? क्या गौतमी पुत्र सतकर्णी है जो इसके
फाउंडर पर्सन थे, या हाला नाम का जो रूलर है वो इनके फाउंडर पर्सन थे। तो सातवाहनाज के फाउंडर पर्सन का नाम आप जरूर से बताना। प्रकृत लैंग्वेज है वो उनका ऑफिशियली लैंग्वेज हुआ करता था। आसामीज है, बंगालीज है और मराठी हैं, ये 3 लैंग्वेज और हैं जिनको भी यहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस, सॉरी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है वो दिया गया। इलेक्ट्रिकल कार के प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में, हमारे डोमेस्टिक एरिया में कार का इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनका प्रोडक्शन हो, उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनको नोटिफाई किया गया है। गाइडलाइंस का बेसिक मैंडेट क्या है? बेसिक मैंडेट यही है कि डोमेस्टिक जो कार मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जाए। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमारे यहाँ पे बूस्ट है वो किया जाए। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि जो फॉरेन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया है। गवर्नमेंट ने क्या किया? इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस किया है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर, जिससे कि इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सके। कार जो मेकर्स हैं उनको 8000 के आसपास इंपोर्ट का जो अलाउ किया गया है। ड्यूटी है जो अर्लियर फेज के अंदर में जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर 70 से 100% का जो ड्यूटी हुआ करता था उसको रिड्यूस करते हुए आप देखिए कि 15% है वो किया गया है। तो ड्यूटी के अंदर में रिडक्शन है। ड्यूटी के अंदर में रिडक्शन होने की वजह से फ़ौरन से जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सके, कार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम परचेज कर सके और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जा सके। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्ट ड्यूटीज है उसको अनाउंस किया गया। उसके रिगार्डिंग में एक स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल जो पैसेंजर कार इन इंडिया का इनका एक इनिशिएटिव है। ब्राउन जो प्रोजेक्ट है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर भी जो अलाउ है वो यहाँ पे किया गया कार मैन्युफैक्चरिंग्स का जो प्रोसेस इंडिया में बूस्ट हो सके। खीर भवानी एक फेस्टिवल है जो कि कश्मीर के वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया करती हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो रिड्यूस हो सकता है। कश्मीरी पंडित जो हैं जिनका कि आप देखिए कि उनको वहाँ से उनके अगेंस्ट में वायलेंस है वो देखने के लिए मिला था 90s के समय में, जब कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी है, जो टेररिज्म है वो अपने पीक के ऊपर पहुँचता है उस समय में। तो खीर भवानी जो फेस्टिवल है आप देखिए कि उसको कश्मीरी पंडित्स हैं जो इसको फेस्टिवल को ऑब्जर्व है वो करते हैं। हिंदू रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पे सेलिब्रेट है वो किया जाता है। भवानी मीन्स जो यहाँ पे गोडेस का वर्शिप है। और खीर आप देखिए कि एक प्रोडक्ट है जिसको कि ऑफ़र किया जाता है। यहाँ पे खीर जो फूड आइटम है जिसको ऑफ़र किया जाता है, तो उसी के बारे में है ये जो फेस्टिवल है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ करता है? गंदरबल नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, वहाँ पे जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। जेठ अष्टमी जो हुआ करती है, जेठ आप देखिए कि एक महीना है, ज्येष्ठ एक महीना है, उसका जो अष्टमी है 8th का जो डे है उसको ये ऑब्जर्व है वो किया जाता है। तो रागन्या देवी वो बेसिकली मेन गोडेस हैं जिनका वर्शिप हुआ करता है खीर भवानी फेस्टिवल के थ्रू में। क्या कोई अदर टेम्पल्स हैं वो भी सिचुएटेड हैं क्या कश्मीर के अंदर में, कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में? तो आप देखिए कि जम्मू के अंदर तो काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, पर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर में आपको जो सन टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे 2 डिफरेंट डायनेस्टी हैं। एक करकोता डायनेस्टी हुआ करती थी, करकोता है। करकोता के अलावा आप देखिए कि जो अदर डायनेस्टी है, करकोता के रूलर हुआ करते थे ललित आदित्य मुक्तापिदा हैं। ललित आदित्य मुक्तापिदा हैं वो इसके मेन रूलर हुआ करते थे। और जो अदर डायनेस्टी है उसका नाम है उत्पाला। उत्पाला डायनेस्टी है जिसमें अवंती वर्मन नाम से एक पर्सन है जो पावर के अंदर में आते हैं करकोता डायनेस्टी के रूलर को ओवरथ्रोन करते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनजीटी के बारे में है, आप देखिए कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर में इनका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो सिचुएटेड है। और इसके अलावा रीजनल ब्रांचेज हैं वो भी हुआ करती हैं जहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल केसेज है उनको डील किया जाता है। रिसेंटली आप देखिए कि जो कार्गो बेस डेट शिप था उसका सिंकिंग प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो सुमोटो कोग्निजेंस लेते हुए उनके द्वारा वेसल के जो ओनर्स हैं उनको कहा गया है कि क्या आपके पास में किस तरीके से जो हैजार्डियस जो थिंग्स हैं उनको आप कैरी कर रहे थे उसका इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। आपके कंटेनर्स के अंदर में क्या था? कुछ कंटेनर्स का इंफॉर्मेशन है वो आया है कि किसी में रबर था, किसी में कैल्शियम कार्बाइड है जो कि हैजार्डियस एक
थिंग है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि एनजीटी के द्वारा यहाँ पे वायलेशन बताया गया है कि ये जो इंसिडेंट है वो वायलेट करता है बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसको ये वायलेट करता है। वायलेट करता है वाटर प्रिवेंशन एंड जो कंट्रोल है, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का एक्ट है 1974 का, 1974 का। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन एक्ट्स को यहाँ पे वायलेट है वो करता है ये प्रेजेंट इंसिडेंट। और स्टूडेंट्स कंसर्न्स को रेज ये भी किया गया है, इन्वायरमेंटल जो थिंग्स हैं उनको डैमेज रहेगा, लक्षद्वीप जो आइलैंड है वहाँ तक इसका इम्पैक्ट है वो हो सकता है। तो इस तरीके से मेराइन है, कोस्टल है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के इम्पैक्ट के बारे में और ये जो डैमेज है उसके बारे में एनजीटी का यहाँ पे इस जजमेंट के अंदर में ऑब्जर्व किया गया। वेसल के जो ओनर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन मांगा गया है कि क्या आपके पास में प्रेजेंट था। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एनजीटी जो हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज को डील करने के रिगार्डिंग में स्पेशल कोर्ट्स को सेटअप किया गया था 2010 के समय में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये फॉलो किया करते हैं, बट हमारे इन्वायरमेंटल टू लॉज, दो ऐसे कानून हैं जो इनके कंट्रोल के अंदर में नहीं होते हैं। कौन से दो कानून हैं? एक तो आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो एनजीटी के अंडर में नहीं है, वो कम्प्लीटली वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग में है 1972 का। और हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, जो फॉरेस्ट कम्युनिटी को कुछ राइट्स ग्रांट करता है, वो भी एनजीटी के कंट्रोल के अंडर में, एनजीटी के जुरिसडिक्शन के अंडर में नहीं है। तेलंगाना जो कि 2014 के समय क्रिएट हुआ था, 2014 के समय क्रिएट हुआ। स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए कि आंध्रा स्टेट क्रिएट होता है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में। एसके धर कमेटी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट के डिमांड के पर्सपेक्टिव से। और उस समय में एसके धर कमेटी के द्वारा वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ऐसे तो कंट्री के अंदर डिवाइड क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एवरी 10 to 20 किलोमीटर के अंदर में जो डायलैक्ट है, वे ऑफ टॉकिंग का जो डायलैक्ट है वो चेंज होता है। आप देखिए फिर डायलैक्ट के बेसिस पे लोग डिमांड करने लगेंगे, तो वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वहाँ पे आंध्रा जो स्टेट हुआ करता था उसके डिमांड के रिगार्डिंग में एक पर्सन है पोटी श्री मालू, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस उस समय पावर के अंदर में हुआ करती थी, तो कांग्रेस का एक कमेटी बनता है जेवीपी कमेटी, उनके द्वारा भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स उसी समय में वो जो प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन है उनका डेथ होता है। आंध्रा स्टेट है उसका क्रिएशन किया जाता है तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए। फिर अगर हम बात करें उसके बाद में फजल अली कमेटी आती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं, फिर कम्प्लीटली 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अभी जो तेलंगाना को क्यों क्रिएट किया गया था, आप देखिए कि ये जो रीजन है लैंग्वेज का नहीं है, कोई भी कल्चरल रीजन नहीं है। आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जो मेजरली सीएम्स बने वो एक ही रीजन से बने, वहीं एक ही रीजन के अंदर में मोर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट किया करते थे। तो तेलंगाना के लोगों का जो डिमांड एक देखने के लिए मिलता है कि सेपरेट यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं पहुँचते हैं, हमारा सेपरेट स्टेट है वो क्रिएट हो। तेलंगाना डिमांड फिर आपको एग्जिस्टेंस में देखने के लिए मिलेगा 2013-14 के समय में। हैदराबाद है वो तेलंगाना के अंडर में है, तेलंगाना का कैपिटल है, जो कि आंध्र प्रदेश का जो सेपरेट कैपिटल क्रिएशन था अमरावती। फिर उसके बाद में नया गवर्नमेंट आती है आंध्र प्रदेश के अंदर में, वो डिमांड वो करते हैं कि हमें 3 कैपिटल बनाने हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर में 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही 3 कैपिटल बनानी है, एक जुडिशरी का, एक एग्जीक्यूटिव का, एक लेजिस्लेचर का। जुडिशरी आप देखिए कि जुडिशल कैपिटल तो डिफरेंट सिटी में होता है। जैसे आप अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का तो मेन कैपिटल कौन सा है, लखनऊ है। जुडिशल जो सीट है वो इलाहाबाद है। राजस्थान का अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जयपुर मेंस कैपिटल है, और जुडिशल जो सीट है वो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर में। एक ब्रांच आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में ये डिफरेंट प्रोविजन है। पर अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का, तो इनका तो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंट इनका वर्किंग प्रोसेस रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, और कोऑर्डिनेट के थ्रू ही हमारे जो 3 विंग ऑफ गवर्नमेंट है जो वर्क किया करते हैं, वर्क को कैरी आउट है वो किया करते हैं। अब ये तेलंगाना क्रिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया। तेलंगाना स्टेट के जो सीएम है वो कहते हैं कि जो 2047 है, जब इंडिया अपना डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस हमें अचीव करना है, इंडिया के 100 ईयर इंडिपेंडेंस के कंप्लीट होंगे, तो उस समय तेलंगाना भी अपना जो 3
ट्रिलियन डॉलर का जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाएगा। इस तरीके से उनके द्वारा डिस्कशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल जो 356 है, आर्टिकल 356 क्या बताता है स्टूडेंट्स कि प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज किया जाएगा तो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसको आप देखिए कि उसको रिमूव है वो कर दिया जाएगा। क्या अदर कंट्रीज़ के अंदर ये प्रोसेस देखने के लिए मिलता है? क्योंकि आपका जो जीएस पेपर सेकंड है उसके अंदर में आप देखिए कि कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपका एक सिलेबस का पार्ट है। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे जो कम्प्लीटली यहाँ पे जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसका रिमूवल का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास में है। वहाँ पे आप देखिए कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का जो रिमूवल है वो नहीं हुआ करता है, गवर्नमेंट का रिमूवल नहीं हुआ करता है। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया। इंडिया के अंदर में और क्या प्रोसेस है? यहाँ पे आर्टिकल 356 के अंदर में बेसिकली प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग में अगर स्टेट का गवर्नमेंट वर्क नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर नहीं वर्क करता है तो उसको बेसिकली रिमूव कर दिया जाएगा। आर्टिकल 365 है, फिर यहाँ पे आर्टिकल 365 है वो बताता है कि डायरेक्शन, कि अगर सेंटर का जो डायरेक्शन है उसको नहीं फॉलो करता है स्टेट गवर्नमेंट तो वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है उसको प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया जा सकता है। क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग में? यस स्टूडेंट, 2 मंथ का जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो रिक्वायरमेंट है कि विद इन द 2 मंथ के अंदर में बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल है वो कैरी आउट किया जाए। अप्रूवल के रिगार्डिंग में किस तरीके का मेजोरिटी रिक्वायर हुआ करता है? सिंपल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। तो ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने प्रेसिडेंट रूल के इम्पोज के बारे में रीड किया। कितने समय तक रहेगा अगर एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट होता है? 6 मंथ तक रहेगा। विद इन 6 मंथ इसका फिर से अप्रूवल करना होगा और स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो 3 ईयर्स तक हो सकता है। अब ये डिस्कशन में क्यों है? डिस्कशन में इस वजह से है, मणिपुर के वहाँ पे जो लेजिस्लेचर्स हैं वो मिले हैं गवर्नर के साथ में, जिसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था। और मिलके क्या उनके द्वारा डिस्कस किया गया कि आप जो हैं वो फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस है वो कीजिए, फिर से गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसको कैरी आउट कीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रेसिडेंट रूल के बारे में क्या डिस्कस किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में जब डिस्कशन था तो इसके मिसयूज के बारे में कहा गया था कि इसका किसी भी तरीके से मिसयूज ना किया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर सर के द्वारा ये कहा गया था। तो स्टूडेंट्स आपको इनिशियली जो 4 डिकेड्स हैं, इनिशियली इंडिपेंडेंस के बाद में जो 4 डिकेड्स हैं, जब आपको सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस जब भी 356 को इम्पोज किया गया स्टेट्स के अंदर में, कभी आप देखिए कि गवर्नमेंट के पास में मेजॉरिटी नहीं है तो इसको इम्पोज कर दिया गया। कभी कभी आपको मिसयूज है वो भी देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट टाइम हमारा जो कोर्ट है वो यहाँ पे इंटरवेन करता है, SR बोमई केस है, 1994 का एक केस है SR बोमई। SR बोमई केस के थ्रू कोर्ट है वो इंटरवेन करता है। कोर्ट वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रोसेस है उसको एग्जिस्टेंस में लाता है। प्रोसेस को एग्जिस्टेंस में क्या लाया गया स्टूडेंट्स वहाँ पे कि कोई भी अनरेस्ट्रिक्टेड इसका जो मिसयूज है वो नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से मिसयूज है वो नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है या डिफरेंट ऐसे प्रोसीजर बताए गए कि जो ऑर्डिनरी जो यहाँ पे जो प्रोसेस है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जो ब्रेकडाउन होना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसेंटली कुछ यहाँ पे इसके डेवलपमेंट है, जब इसको रॉन्गफुली वे के अंदर में जो इम्पोज किया गया हो कोर्ट के द्वारा, उस प्रोसेस को रिमूव किया गया हो। बिहार का है केस 2005 का, बूटा सिंह केस भी बोला करते हैं, जब कोर्ट के द्वारा अपना डिसीजन दिया गया। उत्तराखंड है 2016 के समय में, अरुणाचल प्रदेश है 2016 के समय में, जब प्रेसिडेंट रूल के इम्पोज को कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन है वो किया गया, कोर्ट के द्वारा उसको स्टॉप है वो किया गया। अब क्या मणिपुर के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है उसको फिर से गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है? यस स्टूडेंट्स, अगर
अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस मीन्स लैक ऑफ मेजोरिटी है, तो फ्रेश इलेक्शन के बाद में ही गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है। बट मणिपुर के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल लगा है वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लगाया गया है कि सिक्योरिटी कंडीशन वहाँ का बेटर नहीं है। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हो सकता है, बट जो डिफरेंट डिफरेंट एथिकल ग्रुप्स हैं, जो एथिनिसिटी के जो ग्रुप्स हैं, उनके अंदर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ये मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि फ्रांस के जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसको अदर कंट्री को ट्रांसफ़र वो कर सकते हैं अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स एक न्यू काइंड ऑफ डिबेट है वो यहाँ पे ओपन हुआ, न्यू काइंड ऑफ डिबेट ओपन हुआ, डायलॉग ओपन हुआ कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं क्या ऐसे इस तरीके से किसी अदर यूरोपियन कंट्री के अंदर में या किसी अदर यूरोपियन कंट्री के अंदर स्टेशन उनको कैरी आउट किया जा सकता है। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी यहाँ पे रेज हुए हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी आप देखिए कि रेज है वो हुआ है इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। स्टूडेंट्स ऐसा जो प्रैक्टिस है यूएस के द्वारा किया जाता है, यूएस के द्वारा अपने जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उनको अदर कंट्रीज़ के अंदर डिप्लॉय है वो किया गया है। जैसे कि आप देखें कि उनके द्वारा बेल्जियम है, जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है और टर्की है, वहाँ पे अपने जो आर्म्स हैं 5 जगह इनका डिप्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम बात करें आर्म्स के ऊपर में जो कस्टडी है वो कम्प्लीटली यूएस का ही है, उन कंट्रीज़ का कोई कस्टडी नहीं है, कोई लीगलिटी नहीं है उन आर्म्स के रिगार्डिंग में। जो कस्टडी है वो कम्प्लीटली यूएस का है। क्यों यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं? आप देखिए कि डिप्लॉय वैसे तो एक न्यूक्लियर शेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है, बट कम्प्लीटली न्यूक्लियर शेयरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएस का अदर कंट्रीज़ का जो पावर है उसको भी यहाँ पे आप देखिए कि चेक एंड बैलेंस को कैरी आउट करना है। और अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में तो आप देखिए कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद में रसिया के द्वारा बेलारूस के वहाँ पे अपने जो आर्म्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया था। एनपीटी नाम का जो ट्रीटी है 1968 का जो एनपीटी ट्रीटी है वो बेसिकली आप देखिए कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में। उसके रेगुलेशन का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनपीटी के पास में है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, पता होना चाहिए। मोइस्ट के बारे में है, हमारे यहाँ पे जो नक्सल पर्सन है उनको सरेंडर किया गया। इनके जो मेन जो पर्सन थे उनको भी आप देखिए उनका डेथ हुआ था, बसवराजू उनका नाम है। और उनके डेथ के बाद में अब कंटिन्यूस नक्सलिज्म है वो अपने डिक्लाइन सिचुएशन के अंदर में है। और इनके द्वारा जो एक्सप्लोजिव जो सीज किए गए हैं उड़ीसा के वहाँ से, ये जो रीजन है जहाँ पे नक्सल मूवमेंट का डोमिनेटेड एरिया था, जो दंतेवाड़ा है, जो बस्तर का रीजन है, आप देखिए वहाँ पे 2-3 स्टेट्स का जो बाउंड्री है वो शेयर होता है। इसकी वजह से भी आपको इस मूवमेंट का जो प्रेजेंस है, फॉरेस्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे प्रेजेंस है, और कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर एंड आइसोलेटेड के अंदर में सिचुएटेड हैं। गवर्नमेंट के और क्या इनिशिएटिव हैं? जो सरेंडर करते हैं पर्सन उनको मेन स्ट्रीम में ऐड करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट अपना सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्पेशल फोर्सेज हमारी डेवलप हुई हैं, जैसे ग्रे हाउंड है जो आंध्र प्रदेश के अंदर में है, बस्तरिया बटालियन है जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है। ये आपको इस तरीके से स्पेशल फोर्सेज हैं जो नक्सल मूवमेंट को डील करने के रिगार्डिंग में। समाधान स्ट्रेटजी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, नक्सल एरिया के अंदर में उनको बेसिक सर्विस प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया कि हमारे यहाँ पे एविएशन सेक्टर वन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसका रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट है, नए जो एक्ट हैं वो लाए गए हैं समय के साथ में। 1934 का जो हमारे यहाँ पे एक एक्ट हुआ करता था एविएशन सेक्टर के अंदर में, जिसको कि एयरक्राफ्ट एक्ट के नाम से जानते हैं 1934 का, उसको रिप्लेस करते हुए भारतीय वायुयान अधिनियम लाया गया 24 के समय में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उसको डिस्कस करते हुए पीएम सर के द्वारा ये कहा गया है। हमारे कंट्री आप देखिए कि जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन के जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं समय के साथ में इम्प्रूव हुई हैं एयरक्राफ्ट का। यहाँ पे 100% जो एफडीआई है वो भी हमारे कंट्री के द्वारा अलाउ है एविएशन सेक्टर के अंदर में। तो ये कुछ डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट का यहाँ पे पुश है कि इस एरिया को भी एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी के रूप से देखा जाए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे
बूस्ट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और पैराग्वे के बारे में है। पैराग्वे कहाँ पे सिचुएटेड है? लैटिन अमेरिका के अंदर में सिचुएटेड है। पैराग्वे के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं और इंडिया और पैराग्वे अपने रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथ करेंगे, ट्रेड टाइज हैं उनको कैरी आउट करेंगे, पीएम सर के द्वारा कहा गया। लैंडलॉक कंट्री है। आपने पेंटानल बेसिन है उसके बारे में रीड किया होगा। आप देखिए कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर में लार्जेस्ट जो वेटलैंड है पेंटानल बेसिन, जहाँ से पैराग्वे रिवर है और भी काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। तो ये पेंटानल बेसिन इसी पैराग्वे के अंदर में मेजरली जो सिचुएटेड है पैराग्वे के अंदर में है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लैटिन अमेरिका के अंदर में एक ट्रेड ब्लॉक है, लैटिन अमेरिका के अंदर में एक ट्रेड ब्लॉक है जिसको कि हम मर्कोसुर के नाम से आप याद रख सकते हो। मर्कोसुर नाम का एक ट्रेड ब्लॉक है जो 1991 के समय एग्जिस्टेंस में आया था। कौन से कंट्री जिसको एग्जिस्टेंस में लाए थे स्टूडेंट्स? ब्राज़ील नाम का जो कंट्री है। ब्राज़ील के अलावा आप देखिए कि अर्जेंटीना है और ये जो कंट्री है ब्राज़ील और अर्जेंटीना के पास में ही सिचुएटेड है। नॉर्दर्न पार्ट में ब्राज़ील है, सदर्न पार्ट में अर्जेंटीना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैराग्वे है, पैराग्वे भी इसका फाउंडर मेंबर है और उरुग्वे है, पैराग्वे है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। बाद में बोलीविया एंड वेनेजुएला को भी ऐड किया गया। तो स्टूडेंट्स बोलीविया तो कंटिन्यूस इसका मेंबर है, प्रेजेंटली 5 इसके मेंबर हैं, पर वेनेजुएला है उसको सस्पेंड कर दिया गया। वहाँ पे जिस तरीके से पावर का जो प्रोसेस हुआ है उसके बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये 5 कंट्रीज इसके पार्ट हैं। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? मोंटेवीडियो नाम का जो कंट्री है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, जो कि आप देखिए कि मोंटेवीडियो जो है वो एक इम्पोर्टेंट रियो डी प्लेटा का जो रीजन है वहाँ पे वो सिचुएटेड सिटीज़ हैं और इम्पोर्टेंट वो पोर्ट एरियाज़ भी हैं जो कि बोलीविया के अंडर में है। मोंटेवीडियो वहाँ पे हेडक्वार्टर है। इंडिया के द्वारा 2004 के समय में प्रेफरेंशियल जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया था इस मर्कासुर नाम का जो यहाँ पे लैटिन अमेरिका का जो ट्रेड ब्लॉक है उसके साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि S-400 क्या है? S-400 स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके जो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो इंडिया को जल्द ही सप्लाई कर दिए जाएंगे। ये रसिया के द्वारा कहा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम्स आपको पता होना चाहिए। अभी रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर में आप देखिए कि स्पाइडर वेब नाम से जो ड्रोन्स हैं वो भी न्यूज़ के अंदर में थे, जो अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ में डिस्कस किया। स्टूडेंट टू मच जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आयरन का फ्लो होना, पाइथोप्लैंक्टन्स का आप देखिए कि कम्प्लीटली आयरन को फीड करने की वजह से यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो साइकिल प्रोसेस है उसको डैमेज हुआ है। कम्प्लीटली जो साइकिल प्रोसेस है, साइकिल प्रोसेस कैसा? न्यूट्रिएंट साइकिल प्रोसेस है, उसके अल्टरिंग सिचुएशन के बारे में बताया गया है। हमारे जो इकोसिस्टम बाउंड्रीज हैं उसके बारे में। आयरन ब्लूम है जो पाइथोप्लैंक्टन्स का जो ब्लूमिंग सिचुएशन है उसको क्रिएट करता है ओशियन एंड सी के एरिया के अंदर में। इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है नेक्स्ट न्यूज़ कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन हैं हर एक एरिया के बारे में जो हमारे रिलेशंस है वो बूस्ट हुए हैं। हर एक एरिया के अंदर में इंगेजमेंट है वो कैरी आउट हुआ है बोथ कंट्रीज़ का। तो मल्टीपल फ्रंट के ऊपर में जो इंडिया और यूएस का जो एक्सेलरेशन है, जो यहाँ पे इंगेजमेंट है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है। यहाँ पे सब सी जो केबल एरिया है उसके रिगार्डिंग में भी इस न्यू डोमेन के अंदर में डिस्कशन का कहा गया। स्टूडेंट्स कंट्रीज़ का डिफरेंट सेक्टर के अंदर में जो इंगेजमेंट है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि ICT इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट इनिशिएटिव है, ऐसे कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं इंडिया यूएस के द्वारा अपने जो कोऑपरेशन इंगेजमेंट है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। सबसी केबल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सबसी केबल 95% जो इंटरनेट का डाटा है उसी के थ्रू फ्लो हुआ करता है। चाइना ने आप देखिए कि अपना जो इन केबल्स के थ्रू अपना जो कनेक्टिविटी है डिजिटल जो सिल्क रूट उनके द्वारा डेवलप किया गया। काफ़ी अदर कंट्रीज़ के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? तो ग्लोबल पब्लिक गुड इंडिया का एक इमेज है इस तरीके से, नेट सिक्योरिटी के रूप से प्रोवाइडर है। हमारे यहाँ पे जो 26 यहाँ पे जो डिफरेंट इसके जो स्टेशंस बने हैं जिसमें मेजरली मुंबई के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो कभी नेचुरल डिजास्टर का सिचुएशन क्रिएट हो तो एक ही जगह पे इसको कोई डैमेज ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप देखिए कि इंडिया को अदर सिटीज़ को भी डेवलप करने का ज़रूरत है। विशाखापट्टनम है, कोची है, चेन्नई है, जहाँ पे भी हमारे सबसी केबल्स के जो स्टेशंस हैं वो डेवलप हों। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे कहा गया कि इंडिया का जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है स्टेट ऑफ होर्मुज, मलक्का स्टेट, और यहाँ पे जो इंडिया है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स इस इम्पोर्टेंट ट्रेड एरिया के अंदर में सिचुएटेड है।
रेड सी के अंदर में जो हौती रेबल्स के द्वारा जो सब सी केबल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो आप देखिए कैसी सिचुएशन के रिगार्डिंग में नेचुरल डिजास्टर का जो कोई भी कैजुअलिटी है उसको देखते हुए इंडिया के द्वारा हर एक एरिया को डेवलप करना चाहिए। कंपैरिजन किया गया कि हमारा कोस्टल लाइन काफ़ी ज़्यादा है, सिंगापुर काफ़ी स्मॉल कंट्री है हमारे कंपेयर के अंदर में, बट वहाँ पे जो सबसी केबल्स के जो स्टेशन हैं वो 25 या 26 हैं, इंडिया में ओनली 17 हैं जिनका अभी प्रेजेंस है, मेजरली जो मुंबई में हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के अंदर में इंडियन अमेरिकन जो स्टूडेंट हैं उनको ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर में बैन किया गया है MIT के वहाँ पे, तो उसके बारे में मेंशन है। बोस्टन की वहाँ पे MIT सिचुएटेड है। चाइना के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट उनको डिप्लॉय किया गया है, ताइवान के द्वारा बताया गया। ईरान के द्वारा US का जो न्यूक्लियर प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और मालदीव का है, क्वेड का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, और चाइना के डोमिनेशन को काउंटर करने के रिगार्डिंग में उनके द्वारा मालदीव के साथ में जो कुछ उनको जो बोट्स हैं, नेवल पेट्रोलिंग जो बोट्स हैं वो गिफ्ट की गई हैं डेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे यूके के बारे में है। यूके के अंदर में जो सिचुएशन है उसका डिस्कशन किया गया, और रसिया यूक्रेन का जो यहाँ पे डेट प्रिजनर वॉर हैं जिनको कि रिलीज किया जा सके बहुत कंट्रीज के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।